अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक मेरी तरफ से और ईरान वालों की तरफ से, सबकी तरफ से। उम्मीद है कि आपकी ईद खैरियत से गुज़री होगी। अनफॉर्चुनेटली 30 मार्च को यानी ईद से एक दिन कबल खैबर में मर्दान के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ था, एक ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन के तहत जो लोकल लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि शेपर्ड्स और चरवाहे लोग जो होते हैं वो शहीद हो गए थे। हुकूमत क्लेम करती है कि ऑपरेशन था, यानी केपी की गवर्नमेंट कहती है, मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, लेकिन उसके अंदर सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हुई, शहादतें हुई मासूम लोगों की। ज़ाहिर बात है, एक एरिया के अंदर जब ऑपरेशन होता है तो इस तरह के मसाइल पेश तो आते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है उसके अंदर क्लेम किया गया है कि एक हाईली सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था और उसके अंदर मुख्तलिफ यानी दर्ज मतलब काफ़ी ज़्यादा 7-8 जो हैं वो हाई लेवल टारगेट्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। बट सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स के अंदर जो आ रहा है, इवन दो केपी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि इनिशियली कहा था कि एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन बाद में उन्होंने ये एडमिट किया और कंडोलेंस भी दी कि जो सिविलियन पॉपुलेशन थी वो भी अनफॉर्चुनेटली इस अटैक के जद में आ गई। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा पेनफुल और रिग्रेटेबल मामला है, अफसोसनाक है, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ट्रेन की जो एक मजबूरियाँ हैं कि एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रेन के अंदर अर्बन या आप कह लें रूरल पॉपुलेशन की जो ख़वातीन, मर्द, बच्चे, लोग, आम शहरी भी होते हैं, वो एक ही आप कह लें विसिनिटी के अंदर होते हैं, तो ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने तलब भी किया कि कोई एक आप इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन वगैरह करें कि सिविलियन प्रेजेंस से मुतल्लिक, और क्या ये इसको किस तरह से हम बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं कि लोग मासूम जो शहरी हैं वो शहीद ना हो। इसके बाद प्रोटेस्ट हुए थे और जो विक्टिम्स के रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट के अंदर के जो ये गुज्जर थे जो शहीद हुए हैं लोग, यानी ये जो चरवाहे होते हैं, बकरवाल होते हैं, और ये सर्दियों के लिए अपने आप को टेम्परेली रिलोकेट करते हैं ना, ज़ाहिर बात है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ये रिलोकेट हुए होते हैं। सर्दियों के अंदर और होता है, गर्मियों के अंदर और सीज़न होता है इनका। और ये जो हैं ये इनके बारे में इनका ख्याल किया जाए, लेकिन ये मासूम लोग थे जो इस हमले के अंदर शहीद हो गए हैं। उन प्रोटेस्ट ने हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया, पुलिस की बड़ी नफरी आई, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया। जब उन्होंने हाईवे लेन्स ब्लॉक करने का थ्रेट किया तो पीटीआई के एमपीए जरशाद अंजुम, जेयूआईएफ के लीडर मुफ्ती हमाद यूसुफजई और कुछ सियासतदान लोकल एरिया के उनके पास आए, उनसे टॉक्स की, और प्रोटेस्टर्स की जो मांगे थी कि उनके साथ कोई फाइनेंशियल मामला किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए और जवाब दिया जाए कि उनके क्यों रिश्तेदारों को शहीद किया गया है। तो उसके बाद ही जब वो सेटल हुई उनकी नेगोशिएशन, तो फिर उन्होंने रास्ते खोले और सवाद हाईवे जिसको वो ब्लॉक करने का थ्रेट कर रहे थे वो मामला नहीं हुआ ईद उल फितर पे, और फिर कुछ पीसफुली ईद का मामला हो पाया। अलबत्ता डॉक्टर अमजद अली जो हैं, जो केपी असेंबली के एक मेंबर हैं स्वात से, उन्होंने कहा कि ये एक हमला जो है ये स्टेट टेररिज्म था मासूम शहरियों के ख़िलाफ़। और उन्होंने ये भी मज़ीद क्लेम किया कि लोगों को एंटर नहीं करने दिया जा रहा ताकि वो अपनी मैयतें जो हैं अपने रिश्तेदारों की, वो लवाकिन की, वो ले सकें। अब ये क्लेम है, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक ये बात सामने आई है, ये बात तो वाज़ेह है कि लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस हुए थे, राह रास्त हो, राह निजात हो, ज़रब अज़ब हो, ये सारे ऑपरेशंस के अंदर एक कैजुअल्टी रिपोर्टिंग हमारी जो है सिविलियन, वो बड़ी ही इनफेक्टिव रही है। खैबर एक ब्लैक होल बन चुका था एक इन्फॉर्मेशन का, जिस तरह के बलूचिस्तान आज के सूरत हाल में बना हुआ है, और दोबारा खैबर के लोगों के अंदर एक वो आप कह लें एक इनबिल्ट फियर बन चुका हुआ है। उसकी लोकल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक आप कह लें सिविल सोसाइटी की कॉन्शियसनेस में डेवलप हो गया कि स्टेट की ऑपरेशन, स्टेट की मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो एक ब्लैक होल क्रिएट करती है, वैक्यूम क्रिएट करती है इन्फॉर्मेशन का, और बाकी पाकिस्तान जो है उसको वो ख़बर सही तरीके से नहीं पहुँचाई जाती और मामलात को सप्रेस किया जाता है। और इसके अंदर जो सिविलियन स्पिल ओवर है, जो कैजुअल्टीज़ पैदा होती हैं, जो कोलैटरल डैमेज होता है, उसको अंडर प्ले किया जाता है। और इसके अंदर ओवरऑल जो है वो एक ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशनें की जाती हैं पश्तून लोगों के ख़िलाफ़, और जनरली जो खैबर के रिहायशी हैं वो हज़ारा हों, कोई और कौमें हों। तो ये उनके जो फ़ियर है मेरे ख़्याल में ये वेल ग्राउंडेड है। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि अमेरिका और इसराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है फ़लस्तीन के अंदर, इराक़ के अंदर और अमेरिका और अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके अंदर वन ऑफ़ द मेजर रीज़न्स के तालिबान या हमास या कोई और ऐसी जमात हो, उनकी रिक्रूटमेंट इतनी हाई क्यों होती है, इज़ बिकॉज़ टारगेटेड डिलिबरेट डेंसली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज़ के अंदर एक लो लेवल टारगेट को भी उड़ाने के लिए वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या कोई मोहल्ला या कोई शादी, बड़े मशहूर वाक़यात हैं अपने मुल्क के खुदादाद के अंदर भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी, इराक़ के अंदर भी, जहाँ अमेरिकन फ़ौजियों ने, अमेरिकन एयरफोर्स ने शादियों के ऊपर, स्कूल बसों के ऊपर,
मदारिस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, पब्लिक बाज़ारों के ऊपर कोई एक टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए, और यकीनन लोग होते हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में आ सकते हैं, ज़ाहिर बात है, जो मिलिटेंट होता है या कोई ऐसी तंजीम काम कर रही होती है, वो बाज़ार ही जाते हैं खाना लेने, वो मस्जिद ही जाते हैं नमाज़ पढ़ने, वो शादी ब्याह में भी शामिल होते हैं क्योंकि वो उधर के लोकल ही होते हैं, या वो इंटीग्रेट हो चुके थे कम्युनिटी के अंदर। तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल एक नामुमकिन सी डिमांड है कि जो मिलिटेंट हैं वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट ना करें, और जो आम शहरी हैं वहाँ के उस एरिया के, वो उन लोगों के साथ घुल मिल के रहें ना, क्योंकि वो उनका इलाका है और वैसे ही रहते हैं। तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो लोगों से नाराज़गी, दुश्मनी पैदा करवाई अफ़गानिस्तान और इराक में, वो इस बुनियाद पे करवाई थी कि जो वो सिविलियन टारगेटिंग करते थे। इसको सिविलियन टारगेटिंग क्यों कहा जाएगा? बिकॉज़ आप जो वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं कि एक मिड लेवल टारगेट हो या इवन हाई लेवल टारगेट हो किसी मिलिटेंट फोर्स का या किसी फाइटिंग फोर्स का, उसको आप क्यों असैसिनेट करना चाहते हैं? आइडिया तो यही है ना कि आप अपने दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसको असैसिनेट करके लोकल पॉपुलेशन को भी आप जद में ले आते हैं, और उस लोकल पॉपुलेशन की शहादत की बुनियाद पे उनके अंदर एक नफ़रत पैदा होती है आपके ख़िलाफ़, तो उस कोलैटरल डैमेज का कौन हिसाब करेगा? ज़ाहिर बात है, दुनिया जो है उसमें डिसीजन जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिस पे होते हैं। तो दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग अ पोटेंशियल लीडर जो पाकिस्तान में टेररिज्म क्रिएट कर रहा है, या इराक में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, या अफगानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, या इसराइल के अंदर फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, उन्होंने ये वे आउट करना होता है कि हमें इससे क्या बेनिफिट मिलता है। अब एक तो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट अलग होती है कि आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ये सारे जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हैं वो आप पे प्रेशर डालते हैं। दूसरा ये है कि लोकल पॉपुलेशन आपकी नाराज़ होती है, और वो इस हद तक नाराज़ हो जाती है कि आपके साथ फिर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होती। वो लोकल डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, प्रोटेस्ट मूवमेंट चल पड़ती हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर इस तरह वांटन और आप कह लें बेजा की शहादतें देख के नौजवान नस्ल जो होती है वहाँ पे वो बड़ी नफ़रत पैदा कर लेती है रियासत के ख़िलाफ़। अब अमेरिका की लड़ाई में चलो फिर जस्टिफाइड है कि वो एक इंटरनेशनल जो है ऑपरेसर आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, उसके मामले में तो लोग जल्दी ट्रिगर होते हैं कि लोकली कि मैं मिलिशिया ज्वाइन करूँ। सेम इसराइल के मामले में कि भाई हम फ़िलिस्तीनी हैं, ये यूरोप से आए हुए लोग हैं और ये हमारे ऊपर तसल्लुत हो गए हैं। हम जो इसी मुल्क के अंदर हैं, इस फ़ौज के अंदर भी पश्तून है, इस फ़ौज के अंदर बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, इसकी मैनेजमेंट मुल्क के अंदर सारी कौमियतें हैं। अब होता ये है कि जब पाकिस्तानी रियासत ऐसा कोई अमल क्रिएट करती है, तो पश्तून लोग जो हैं या बलोच लोग जो हैं या जो ड्रोन स्ट्राइक के विक्टिम्स हैं, उनके अंदर अब एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया जाएगा। वो नेगेटिव सेंटिमेंट टीटीपी जैसी जमातें, आईसिस केपी जैसी जमातें एक्सप्लॉइट करती हैं, सीधी सी बात है। सबसे ज़्यादा राइज इन डोमेस्टिक टेररिज्म तभी हुआ था जब हमने अमेरिका के साथ मिल के अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक्स को ऑन किया था, हमने उनकी एयर स्ट्राइक्स को ऑन किया था, और उन्होंने आके हमारे मासूम और दहशतगर्द जमातों के भी शहरी, अलबत्ता शहरी ही थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बेट में आते थे, उनको वांटन तरीके से यहाँ पे उनको शहादतें उनकी शहादतें हुई, उनको शहीद किया, और उसके जवाब में ये हुआ कि पंजाब हो, कराची हो, हर आपका मेजर बड़ा एरिया भी हो जिनका एथनिक ताल्लुक भी ना हो, वो लोग इन जमातों में शामिल हुए, आईसिस में शामिल हुए, अलकायदा में शामिल हुए, टीटीपी में शामिल हुए, और ये हकीकत है, इसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्टिंग अगर ओपन कर दी जाए, जितना जो एक आप कह लें इनकॉन्ग्रुएंस है कि अवाम एक स्टेटमेंट देती है, खैबर गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देती है, और हमारे नेशनल जो 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 सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल और आती है। इस ब्रिज को गैप करने के लिए आपको रिपोर्टिंग वहाँ ओपन करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे एक मीडिया और इंफॉर्मेशन का ब्लैक होल बनने नहीं देना होगा। उस ब्लैक होल को ही तो एक्सप्लॉइट करते हैं शरपसंद अनासर। बाकी ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और हमें उम्मीद है कि हुकूमत इससे लेसन लर्न करेगी और आइंदा ये दोबारा इस तरह के ऑपरेशन को नहीं करेगी जहाँ पे सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी होती हैं। अब सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो हैं उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या वो हायर है देन अगर हम एक टारगेट को उड़ाएं, या वो लोअर है? ये हुकूमत ने फिगर आउट करना है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी,
कुछ फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। इसी गर्मा गर्मी की इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ खैबर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर भी एक डिसेंट पैदा हो गई है और वो अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में उनको मसाइल आ रहे हैं सामने। इमरान खान साहब की जो नज़रबंदी है जेल के अंदर, उसके अंदर एक बड़ा एक फ़नी मोड़ आया। उनकी बहन अलीमा खान ने रिक्वेस्ट की हुई थी ईद पे मुलाकात के लिए, लेकिन उनको बताया गया कि चूँकि ये गेजेटेड हॉलीडे है तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही साथ जो है वो बैरिस्टर सैफ़ और अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो मुलाकात करवा दी गई। और ये मुलाकात जो हुई है, ये पहले सलमान अकरम राजा साहब ने भी अटैम्प्ट की थी और उन्होंने वो एक हल्फ भी दिया था, एक कसम भी दी थी कि मैं बाहर आके प्रेस से नहीं बात करूँगा, लेकिन उनको ये ऑडियंस नहीं दी गई। ज़ाहिर बात है इस वक्त जो थ्रेट है वो यही है कि इन द वर्ड्स हमारे साथ जो रिसर्चर हैं कि इमरान खान साहब कहीं फाइनल प्रो मैक्स अपना आईफोन 13 17 अल्टीमेटम ना दे दें कि मैं अब फाइनल प्रोटेस्ट की कॉल दे रहा हूँ। तो ज़रा हल्का सा लतीफ़ा था, मैंने कहा यार आप नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने। तो वो इस डर की वजह से जो है स्टेट जो है उन्होंने अपने कंपनी मैन भेजे, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ। मादत के साथ यार अगर आप उनके फ़ैन हैं, बट मेरी राय यही है कि मुझे तो वो दोनों कंपनी मैन लगते हैं। बहरहाल जो गुफ्तगू हुई है वहाँ पे वो यही लगता है कि एक आई डोंट नो, अब ये कहते हुए भी, पंडितरी करते हुए भी बुरा लगता है कि 2 साल हो गए और मेरा ख्याल है कोई बंदा भी एक अभी तक क्लियर प्रेडिक्शन नहीं कर पाया। बट एक मुस्बत साइन है इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ सेटलमेंट या कोई डील मेकिंग की प्रोसेस को दोबारा शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि एक रूमर था कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा एफर्ट किया जाएगा पीटीआई की जो इमरान खान लॉयलिस्ट कोर है कि वो एक दोबारा एक मैसिव नेशनल स्केल प्रोटेस्ट को लॉन्च करें, लेकिन वो अभी रिमेन्स टू बी सीन। मीटिंग जो है उनकी वो 2.5 घंटे की थी अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में, और क्योंकि वो हलफनामा जैसे पहले सलमान साहब ने भी अटैम्प्ट किया था, वही उसी के तहत जो है इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जब ये बाहर आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब की मीटिंग से पहले आज़म स्वाति साहब भी गए थे और बताया जा रहा है कि ये 3 मीटिंग्स जो हैं बड़ी तफसीली हुई हैं उनकी। लेकिन इससे अब जो एक्चुअल गुफ्तगू का मवाद है वो हमें नहीं पता, क्योंकि इमरान खान साहब का जो ट्विटर है ऑफिशियल वो 6 दिन से इनएक्टिव है, 6-7 दिन से। तो लगता ये है कि ना उन्होंने ड्रोन पे कमेंट किया जिस तरह खैबर में ये मामला हुआ है, और ना ही कोई मेजर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। तो लगता है ये कि कोई सेटल नेगोशिएशन की तरफ ही बात जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब के मामले में एक फ़नी बात यह है कि जेल अथॉरिटीज़ ने क्लेम किया कि इमरान खान साहब आपको मिलना नहीं चाहते। और अगेन अब ये बिलीव किसकी बात को करें, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि आज़म स्वाति, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये थोड़े बहुत कंपनी मैन हैं और तीनों ज़रा थोड़े से ज़रा आप कह लें कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये बात की गई थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस में रहते हुए, कानून की लिमिटेशंस में रहते हुए आप बातचीत करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ और टॉक्स को री-इस्टेब्लिश या कंटिन्यू रखा जाए। साथ ही साथ हमाद अज़हर जो पीटीआई के पब्लिक आई से छुपे हुए 9 मई के बाद से एक वो पब्लिक फिगर नहीं रहे, लेकिन वो प्रेसिडेंट है पीटीआई के पंजाब चैप्टर के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया ट्विटर पे ऑफिशियली। और उन्होंने ये पैगाम दिया था कि उन्होंने ये इल्ज़ाम दिया था कि आज़म स्वाति ने कंप्लेंट की थी इमरान खान साहब को ईद पे जाके, और कि मेरे ख़िलाफ़ वो मुझे पसंद नहीं करते। और पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा से उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का जो है ना काम उसमें रुकावट डालता हूँ। तो इस रुकावट को हटाने के लिए आज़म स्वाति ने रिक्वेस्ट करके इनको हटाया है इस ओहदे से। अब टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस हमने कोशिश तो की है आपके सामने अपनी राय को पेश करें और इस सारे मामले को समेटने की कोशिश करें, लेकिन पीटीआई के अंदर क्लियरली इतनी ग्रुप बंदी हो चुकी हुई है कि इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि कौन किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है और क्रॉस फायर में कौन कौन जो है वो मतलब मासूम शहरी कौन से इसमें ज़ख्मी हो जाएंगे या हलाक हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी एक डायर सूरत हाल है पीटीआई के लिए, बिकॉज इमरान खान साहब की अब सेंट्रल लीडरशिप मध्यम पड़ती जा रही है और वो नज़र आ रहा है। ज़ाहिर बात है इलोंगेटेड पीरियड के लिए वो जेल के अंदर है, नज़र बंद है, मीडिया की रसाई नहीं उनके पास, और ख़ास तौर पे जो उनके ट्रू लॉयलिस्ट हैं
मिसाल तौर पे जिस तरह उनके रिश्तेदार हो गए अपने सगे या कोई और लोगों को, मैं नाम नहीं लेता, चलें कि मैं किस तरह से एक वैल्यू असेसमेंट करता हूँ कि कौन ट्रू लॉयलिस्टिक और नहीं है, बट मुलाकातों को क्योंकि मैनेज किया जा रहा है तो उससे ये है कि द ओनली द राइट पर्सन, द राइट काइंड ऑफ पर्सन इज़ लेट इन, और उनको मिलने की इजाज़त होती है। तो उससे ये होता है कि बहुत इमरान खान साहब की भी जो दुनिया को देखने का लेंस है वो भी बहुत कंट्रोल्ड होगा, और फिर इमरान खान साहब का दुनिया को उनकी बातों को इंटरप्रेट करने का लेंस भी बहुत ही लिमिटेड स्कोप में होगा, क्योंकि यही लोग जो अंदर जाएंगे वो तर्जमान बन के आएंगे। वो बाहर की दुनिया के तर्जमान इमरान खान साहब के लिए बनेंगे और इमरान खान साहब के तर्जमान वो बाहर की दुनिया के लिए बनेंगे। तो बहुत एक कंट्रोल्ड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ये बातें की जा रही हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च अपना लॉन्च कर दिया कि सरकार के साथ हमारी टॉक्स फेल कर गई हैं, और BNP-M जो है वो लखपास वाला जो ऑन गोइंग उनका जो एक प्रोटेस्ट था, अब वो उसको कह रहे हैं कि हम गट्टा पे लॉन्ग मार्च करेंगे। अब वो 28 मार्च से बैठे हुए हैं, तो आज आ गया आपकी जनाब 3 अप्रैल, अल्लाह भला करे। तो अब आने वाले दिनों में अगर ये लॉन्ग मार्च होती है तो हमें पता लग जाएगा क्वेटा जाते हैं कि नहीं जाते ये लोग। बहरहाल अख्तर मेंगल साहब पॉलिटिकली बिल्कुल डिसफ्रेंचाइज हो चुके हुए थे, या आप कह लें बिल्कुल एक साइड कैरेक्टर बन चुके हुए थे, उनका करियर रिवाइव हो गया इससे। और जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के लिए काम कर रहे थे, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा वगैरह, वो जेलों के अंदर अभी भी हैं। डॉक्टर मारंग को नहीं रिलीज़ किया जा रहा, और लगता यही है कि एक ये तवील 3-4 महीने इनको जेल के अंदर रखेंगे, बिकॉज़ वो एक ऑर्गेनिक ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं बलूचिस्तान के अंदर। अख्तर मेंगल एक मंजे हुए सियासतदान है, पता नहीं कितने हाथ लगे हुए उनकी सियासत को, और तो उस तरह के लोग जो हैं हमारी स्टेट टॉलरेट करेगी। बल्कि एक सायाब के तौर पे अगर मैं ऐसे अपनी राय दूं तो अख्तर मेंगल का ये लॉन्ग मार्च एक पोटेंशियल सायाब भी बन सकता है कि वो बलोच सेंटिमेंट्स को भी एक तरह से केटर कर दे, और वहाँ पे एक रफा दफा हो जाए मामला, और हमारी स्टेट भी कह सके कि यार देखो हम तो सिविल पॉलिटिक्स को अलाउ कर रहे हैं एंड सो ऑन, एक कंट्रोल्ड अपोजिशन टाइप आप कह लें। बहरहाल देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करे बलूचिस्तान के सूबे के लिए, मुल्क खुदादाद के लोगों के लिए। और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर महारंग वगैरह जैसे लोग जो हैं, जो ऑलरेडी उनके अंदर रेडिकलाइजेशन के एलिमेंट्स आ चुके हैं, उनकी कुछ एथनिक नफ़रत पंजाबियों के लिए या पश्तूनों के लिए, और उनके लिए जो रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो चुकी हुई है उन लोगों के अंदर, थोड़ा सा खुद एहतसाबी का मामला हमारी रियासत को भी करना चाहिए और इन एक्टिविस्ट को भी करना चाहिए, और एक कॉमन पॉइंट के ऊपर अब गुफ्तगू करें। बिकॉज अब हम या ब्लेटेंट टेररिज्म को जस्टिफाई करते हुए नज़र आते हैं आपको लेफ्ट पे लोग, और हमारे जो बलोच नेशनलिस्ट भाई बहन हैं, या वो कम अज़ कम उसको लिप सर्विस प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। कत्ल की हद तक तो नहीं यार, मुज़ाहमत जो होती है वो धरना और ये सारा कुछ होता है, एक ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी की हद तक जो लोग जा रहे हैं। आप जब ये काम करेंगे और आप इस तरह रियासत से हेड ऑन टक्कर लेंगे, तो ना ही आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, बल्कि आप बलोच लोगों का स्लॉटर भी इनेबल करेंगे, और आप अख्तर मेंगल जैसे सियासतदानों को स्पेस दे देंगे, रूम दे देंगे। ये बात हमारी रियासत को भी समझनी चाहिए कि जितना आप इस मामले को स्क्वीज़ करेंगे, उतना आप एक क्योटिक एलिमेंट क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे डॉक्टर मारंग बलोच जैसे लोग भी रेडिकलाइज हो सकते हैं, उनके साथी कहीं रेडिकलाइज यकीनन होते भी होंगे और इन जमातों में शामिल भी होते होंगे, और दहशतगर्दी के अमाल से खुश भी होते होंगे। तो ये एक माहौल था ईद के ऊपर जो काफ़ी टेंस रहा है। मेरे ख्याल में वन ऑफ द टेंसेस्ट रमज़ान है ये, एटलीस्ट पिछले 4-5 सालों में। क्या ख्याल है? टेंस तरीन था रमज़ान में से ये। तो उम्मीद है कि रमज़ान की बरकतों की बुनियाद पे कुछ अल्लाह रहम फरमाएगा हमारी कौम पे, और उसके लिए कुछ थोड़े अपने मामलात भी सुधारने होंगे, हमारी जो हरकतें रह चुकी हुई हैं। क्योंकि अब जिस चीज़ का सबको शिद्दत से इंतज़ार था, डोनाल्ड ट्रंप की मदद, अमेरिका का थपकी देना, वो थपकी क्या आई है? वो 29% टैरिफ की शक्ल में आई है। जो ग्लोबल ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया, उसके अंदर पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया, और वो टैरिफ जो है वो हमारी टोटल ट्रेड वैल्यू जो है वो 7.3 बिलियन की इसकी बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू है। उसके एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान जो है वो यूएस के वो 2.1 बिलियन डॉलर से ग्रो किए थे फिर 2024 तक, और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 5.1 बिलियन डॉलर से इंक्रीज़ किए थे, और ये मेजॉरिटी टेक्सटाइल की हैं। ज़ाहिर बात है, हम जो ये पोलो वगैरह, जीन्स, पेंटें, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, मुख्तलिफ टेक्सटाइल्स हम बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं। कोविड में हमें इसका एक बहुत एडवांटेज मिला था, और वो बिल्टअप हुई जा रही थी पिछले 3-4 सालों से चीज़ें। साथ ही साथ हमारे 2 ब्रादर यानी पड़ोस ममालिक पे भी लगाए गए हैं, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। हिंदुस्तान पे 26% का टैरिफ लगाया गया है, और बांग्लादेश के ऊपर 36। तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को कुछ हद तक कमज़ोर किया जाएगा,
और हिंदुस्तान इसके अंदर से मोस्ट लाइकली अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा ग्रो कर पाएगा बनस्पत इन दोनों बाकी मुल्कों के, ज़्यादा एक बड़ा शेयर ले लेगा मार्केट का। अगर मैं एक सायोप या पैरानॉइड टाइप थिंकिंग करूं तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक नरम चारा बना के हिंदुस्तान के आगे रखने की एक साजिश है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि उनकी ठीक ठाक बनती है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो हिंदू राइट विंग एलिमेंट्स हैं, और उन्हें हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए लेकिन हिंदुस्तान का माल नहीं चाहिए। तो इतने को टैरिफ करा के वो उनको थोड़ी सज़ा भी दे देंगे, लेकिन रिलेटिवली रीजन के अतबार से थोड़ा बेहतर हाल रखेंगे, उसकी वजह से उनकी मसनूआत जो हैं वो बनस्बत सस्ती पड़ेंगी। बिकॉज ज़ाहिर बात है टैरिफ की जो कॉस्ट होती है ये एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र हो जाती है, जो एक्सपोर्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। ज़ाहिर बात है हुकूमत तो नहीं उसे पे करती इसको डायरेक्टली। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के लिए ज़्यादा वाइबल रहेंगी प्राइसिंग के अतबार से बनस्बत पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अल्लाह रहम फरमाए हमारे ऊपर। IMF का यहाँ पे मुस्तकिल बैठने के बावजूद इस वक्त आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे बैठे हुए हमें कोई वेस्टर्न पावर्स की तरफ से थपकी नहीं मिल रही, और लगता ये है कि वेस्टर्न पावर्स की जो एक क्लम्पिंग थी नेटो की शक्ल में वो उसको बाइफ्रिकेट करना होगा, और पॉलिसी जो है वो इनफरादी तौर पर हमें डेवलप करनी पड़ेगी, यानी UK के लिए और अमेरिका के लिए और कनाडा के लिए और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल साथ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि वो 7 रुपये बिजली का यूनिट जो है वो चीपर कर रहे हैं। अब आई डोंट नो IMF के अप्रूवल से ये हुआ है, अल्लाह करे अगर ये हुए कि आने वाले दिन में IMF की तरफ से स्टेटमेंट आए या फिर मोहसिन नकवी साहब आके इसको रिवर्स करवा दें या कोई और साहब आके इसको रिवर्स करवा दें तो ट्रेजिक बात होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली जो है वो सस्ती कर दी है तो खुशखबरी यकीनन अवाम के लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये अब इस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ये अब टिकेगी कि नहीं टिकेगी। IMF से कोई मज़ीद सरजनिश तो नहीं आएगी कि यार ये क्या तुमने कर दिया। और साथ साथ जो रूमर्ड रियल इस्टेट और हमारी जो सर्विस सेक्टर की मार्केट्स हैं, हमारी मनी मार्केट्स हैं, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए बजट के अंदर जो एक पोटेंशियल आ रहा है, रूमर्ड है, अब अल्लाह जाने IMF उसको कितना अलाउ करता है। रिलीफ जो आ रही है जून जुलाई में, वो अब देखना होगा कि वो कितना कोई रियल है। ये आने वाली गर्मियाँ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बताया जा रहा है। मौसमियात के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से रिसर्चेस सामने आई हैं कि हमारी विंटर रेंज जो हैं वो 60% कम थी, और बहुत शदीद ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, फ्लैश फ्लडिंग की भी गुंजाइश है और पोटेंशियल है, और कहत साली की भी एक सूरत हाल हो सकती है। और ये हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में मुश्तरक है। हमारे ये हॉट जोन्स जो हैं पंजाब सिंध वाले और उनकी उस साइड पे भी राजस्थान वगैरह, उनके तो काफ़ी बल्कि बल्क आप कह रहे हैं मुल्क का आ गया। ये एक बहुत डायर सूरत हाल है दो बहुत मैसिव क्रॉप प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज़ के लिए, खाने पीने के एतबार से भी और हमारी इकोनॉमीज़ के एतबार से भी। तो प्लीज़ बारिशों के लिए भी दुआ करें, और मौसम की जो एक तपिश आ रही है अल्लाह की तरफ से उसको अल्लाह मोड़ने, उस फैसले को मोड़ने के लिए भी दुआ करें। और जो इक़दामात लेने चाहिए हमें, बंद बनाने हैं फ्लैश फ्लडिंग के ख़िलाफ़, उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। जो कोई ऐसा इदारा काम कर रहा है उनको अपना रब्ता करें और हुकूमत से डिमांड करने की कोशिश करें। ट्विटर्स वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे ना आप इसके बारे में ज़रूर बात किया करें। सारी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। फ्लैश फ्लडिंग जो पोटेंशली आ रही है, जो कहत साली आ रही है, उसके लिए स्टोरेजेस बनाए जाएँ। आप अपनी ज़कात सदक़ात को ज़रा उस नज़र से देखिएगा। अगर आप गंदम वगैरह स्टॉक कर सकते हैं, गरीबों को यानी उसके वो तो हराम होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप व्यापार के लिए आप ये काम करें, ये मना है हमारे दीन के अंदर। सिर्फ किसान को इजाज़त होती है इसकी, यानी ना आड़ती को होती है ना किसी को होती है कि वो स्टॉक करके एक माल की कीमत बढ़ा ले, ख़ास तौर पे स्टेपल क्रॉप्स के अंदर। बाकी उलमाई बताएंगे कि जो बाकी जो नॉन स्टेपल क्रॉप्स हैं, जैसे कोई फल वगैरह, उनमें जायज़ है कि नहीं जायज़, लेकिन कम से कम स्टेपल में जहाँ तक मेरे इल्म में ये जायज़ नहीं होता। आप उसको स्टॉक कर लें, स्टोर कर लें अच्छी क्वालिटी को, ताकि आप उसको ज़कात के तौर पर बांट सकें, क्योंकि लोगों की रोटी मुश्किल हो जाएगी। अभी भी 18 रुपये चल रही है उस्ताद, 20 से 25 रुपये के अंदर रोटी आ रही है। तो भाईजान दोस्तों, हमारी स्टेपल डाइट है रोटी खाना, साथ को जो भी हमारे चने दाल वाल ये सालन वाला कोई अगर सब्ज़ी नसीब हो जाए इंसान को, तो प्लीज़ इंसानों की कैलोरीज़ को काउंट करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए आप इसके बारे में भी सोचें। स्टेट को स्पेशली सोचें ये फ्लैश फ्लडिंग से मुतल्लिक। और जो आगे अब वो इसका हल इम्पोर्ट करना नहीं है घटिया गंदम यूक्रेन से, इसके हल और भी बहुत से हैं। तफसीली डिस्कशन कभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होगी। आपका सुनने का शुक्रिया।